हेलो दोस्तों। आज मैं इस एपिसोड की शुरुआत एक छोटे से कहानी से करना चाहूँगा। एक लड़का प्रैक्टिकल कॉलेज में किया नहीं था, अचानक से उसे इंडस्ट्री में एंट्री मिला। उसे रिएक्शन लगाने के लिए कहा गया। सबसे पहले उसे समझ में नहीं आया कि ये रिएक्शन क्या होती है, किस बला का नाम रिएक्शन होती है। उसने सीनियर की मदद से समझा कि अगर केवल फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो उसे फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं। कोई नया कंपाउंड बनता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और उसका न्यूक्लियाई ही चेंज हो जाता है तो उसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। इतना तो उसको अच्छे से समझ में आया। बाद में उसको बोला गया कि आप ये रिएक्शन लगाओ डीएमएफ सॉल्वेंट में। दूसरा रिएक्शन उसको दिया गया, बोला गया एमडीसी सॉल्वेंट में रिएक्शन लगाओ। उसके मन में एक सवाल हुआ कि आखिर किस सॉल्वेंट में, किस रिएक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। इन सवालों के जवाब वो अपने सीनियर से पूछता है, लेकिन कोई उसको बता नहीं पाता। ये केवल एक, मैं जिस लड़के का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन केवल उस लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि कोई भी फार्मा इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, एग्रो एग्रोकेमिकल्स, किसी भी प्रकार से जो लेबोरेटरी में एंट्री करते हैं, उन सबके साथ होने वाली एक बड़ी कॉमन सी समस्या है। इवन कि सीनियर होने के बाद भी आपको ये नहीं समझ में आते हैं कि इसके साथ कौन सा सॉल्वेंट लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसके पीछे और क्या क्या केमिस्ट्री हो सकती है। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए, इन सारी समस्याओं का आंसर खोजने के लिए आज का एपिसोड है। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। राजेंद्र मिश्रा, रिसर्च एसोसिएट, जेआरएफ एसआरएफ डीआरडीओ मुंबई, सीएसआईआर नेट, ऑल इंडिया रैंक 34। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सॉल्वेंट सिलेक्शन क्या होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। सॉल्वेंट सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों, सॉल्वेंट सिलेक्शन, सबसे पहले सॉल्वेंट का पहला यूज क्या होता है। पहला ये होता है जैसे रिश्ते बनाने के लिए, अगर ए और बी के बीच आपस में कोई रिश्ता बनना है तो सबसे पहले दोनों को एक बराबर होना पड़ेगा, एक जैसा बनना पड़ेगा, उनका मन का भाव एक जैसा होना चाहिए। मन भाव एक जैसा होगा तभी भी आपस में रिश्ता कर सकते हैं, तभी आपस में एक अच्छी दोस्ती हो सकती है। वैसे ही केमिस्ट्री में जितने भी कंपोनेंट है, जनरली मैं होमोजीनियस की अभी बात कर रहा हूँ, जितने कंपोनेंट्स हैं वे सभी होमोजीनियस होने के बाद उनके बीच रिएक्शन बहुत अच्छे से होती है। तुमको आपस में मिलाने के लिए एक कोलिजन थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो उनके बीच कोलिजन के रेट को बढ़ाने के लिए एक माध्यम की, एक एजेंट की, जैसे शादी विवाह में अगुआ की जरूरत होती है, वैसे यहाँ पर एक मीडिया की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। अब सॉल्वेंट डिपेंड करेगा रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अगर रिएक्शन हमारा नॉन पोलर है तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा जनरली हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। अगर हमारा रिएक्शन पोलर में होगा तो हम जो सॉल्वेंट लेंगे वो पोलर सॉल्वेंट लेंगे। अब पोलर में भी होगा प्रोटिक, अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम आगे अपने इस एपिसोड में समझेंगे। जो सॉल्वेंट का सिलेक्शन होता है, सॉल्वेंट के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले पहला कंडीशन आपको समझना चाहिए, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए। ये रिएक्शन को प्रमोट करना चाहिए। रिएक्शन को प्रमोट करेगा कैसे? ये रिएक्शन की यील्ड को बढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसा सॉल्वेंट, एक से अधिक सॉल्वेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा सॉल्वेंट का चूज करना है, ऐसा सॉल्वेंट का सिलेक्शन करना है जो यील्ड को बढ़ाए और रिएक्शन मास की एफिशिएंसी को ये बहुत ज्यादा बढ़ाए। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए उसमें या तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट में, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिएजेंट भी होता है, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट और रिएजेंट या प्रोडक्ट दोनों में से कम एक का सॉल्वेबल होना बहुत जरूरी है। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट, जनरली जो सॉल्वेंट हमें यूज करना है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फेज में होना चाहिए। लिक्विड फेज सबसे आइडियल कंडीशन मानी जाती है रिएक्शन के लिए। चौथा कंडीशन की अगर हम बात करें तो फेज स्प्लिट होना चाहिए, फेज स्प्लिट होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझिएगा। फेज स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब तोड़ना, फेज को तोड़ रही मींस सॉल्वेंट या तो अनदर फॉर्म में, अनदर फेज में चेंज हो जाए,
या अब इसको हम सिंपल में बताएं तो जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, उसको क्या करे, प्रमोट करे, उसको इंड्यूस करे प्रेसिपिटेट के लिए। अगर वो प्रेसिपिटेट के लिए करता है तो उतने ही कम इम्प्योरिटी बनेगी और हमारा रिएक्शन बहुत ही अच्छा माना जाएगा। हमें प्योरिफिकेशन के लिए अलग से कुछ नहीं करना होगा। तो फेज स्पीड बहुत जरूरी है। सॉल्वेंट सिलेक्शन की अगली टर्म की बात करें तो ये होना चाहिए हीटिंग कूलिंग। हीटिंग कूलिंग प्रॉपर्टी मतलब एक अच्छा दोस्त, अच्छा रिश्तेदार वही हो सकता है जब आपके अच्छे और बुरे वक्त में वो आपका साथ दे, आपको जरूरत की चीजें मीन्स। अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट प्रोवाइड करे, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट एब्जॉर्बर का काम करे, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए। और एंडोथर्मिक के लिए हीट प्रोवाइड करे, और जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करे, कैसे एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्वेंट खुद बॉयल हो जाएगा, बॉयल होने के द्वारा एक्सोथर्मिक के हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एंडोथर्मिक में हीट प्रोवाइड करके खुद कूलिंग का काम करेगा, लेकिन हमारे रिएक्शन के लिए जो जरूरत हीट की होगी उसको प्रोवाइड करेगा, मतलब हीट की सप्लाई भी करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्वेंट की अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वो किस ग्रेड का है, बी, ए, बी, सी या क्लास 1, 2, 3, जिस ग्रेड का है उस ग्रेड को, जो हेजार्डस नहीं होना चाहिए जैसे CCl4 होना चाहिए, MDC, इन सब का यूज कम से कम करना चाहिए, इसको हमें ध्यान देना चाहिए। और अंतिम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो सातवीं प्रॉपर्टी है उसका होना चाहिए एसोसिएशन, डिसोसिएशन। मतलब सॉल्वेंट का रिएक्टेंट या किसी भी रिएजेंट के साथ, प्रोडक्ट के साथ एसोसिएशन, डिसोसिएशन या पॉलीमराइजेशन नहीं होना चाहिए, पॉलीमराइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस रिएक्शन कंडीशन के दौरान। और दूसरा है कि हमें ये ध्यान देना, हमें सॉल्वेंट के स्ट्रक्चर के बेस पर सॉल्वेंट को हमें कंपाउंड, रिएजेंट, प्रोडक्ट, इन सब के स्ट्रक्चर के बेस पर आसानी से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एपिसोड, जिसमें आज हमने समझा सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्वेंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। हम ऐसे दूसरे वीडियो में दूसरे अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे परिवारिका। थैंक यू। हम अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक पर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।